चलिए सभी को जोहार। हम लोग प्रॉमिस किए थे कि खोटा भाषा दरोगा के लिए हम लोग क्लास जल्दी शुरू करेंगे, तो वास्तव में क्लास शुरू हो चुकी है और खोटा दारोगा की आज पहली क्लास है। और ये क्लास समझिए कि एक तरह से सिलेबस का ओवरव्यू है। ये ओवरव्यू के लिए खोटा दारोगा की ये आज पहली क्लास है और विज्ञापन अभी आया नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है कि जब विज्ञापन आएगा तो फिर आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो उसी कड़ी में हम लोग क्लास शुरू कर दिए हैं। ये पहला क्लास आज है। आज की क्लास में हम आराम से एकदम धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम लोग ओवरव्यू करेंगे। तो उससे फायदा होगा कि भाई कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। किताब जो बुक्स है वो बुक्स कौन कौन सा उपयोगी है इतना जान लीजिए कि ठीक है, कोचिंग या टीचर के साथ तो आप चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन इसके साथ ही मेरी एक राय है आपको कि आप किताब जरूर खरीदा कीजिए, किताब लिया कीजिए और किताब खरीदिए, किताब पढ़िए। क्योंकि आपको कोई भी क्लासेस मिलता है वो सपोर्ट के लिए मिलेगा, लेकिन क्लासेस जो मूल जो किताब है उसको आपको पढ़ना है। तो हम लोग सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे, आज देखेंगे विस्तार से कि क्या क्या है। देखिए, खोटा जो दारोगा सिलेबस है इसमें आपका तीन भाग है। तीन भाग है। पहला जो भाग है वो आपका खोटा व्याकरण है। खोटा व्याकरण है। पहला जो भाग है वो आपका खोटा व्याकरण है। उसके बाद जो इसका दूसरा भाग है वो आपका खोटा लोक साहित्य है। खोटा लोक साहित्य है। और उसके बाद तीसरा जो इसका भाग है वो आपका खोटा शिष्ट साहित्य है। खोटा आपका शिष्ट साहित्य है। खोटा जो लोक साहित्य है और जो शिष्ट साहित्य है इसके बीच में जो अंतर है हम आपको बहुत सारे पहले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पे इतना जान लीजिए मोटा मोटी शब्दों में कि जो लोक साहित्य होता है, जो लोक साहित्य होता है वह परंपरा दर परंपरा, परंपरा दर परंपरा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा चलता गया साहित्य। इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इसका कोई कॉपीराइट नहीं है, इसका कोई लेखक नहीं है, ठीक है ना। और ये हर जनरेशन में आगे बढ़ते रहता है, इसमें ऐड होते रहता है, ठीक है। और न ये किसी को कंठस्थ भी है, ये समझिए मौखिक ही चलता है। उसी का उल्टा है आपका शिष्ट साहित्य। इसका उल्टा, इसमें इसमें क्या है कि इसका लिखा हुआ साहित्य है, मतलब लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, इसका कॉपीराइट है, इसका लेखक है, इसका नाटककार है, इसके निबंधकार है ना, इसके उपन्यासकार है, मतलब इसके लिखवैया हैं। और साथ ही साथ में ये एक परंपरा नहीं, इसमें परंपरा नहीं है, ये इसमें अपना किसी का व्यक्तिगत मत होता है। जो लोक साहित्य होता है वो सामाजिक मत होता है। समाज का मत क्या है, समाज का संस्कार क्या है, समाज का लोकाचार क्या है, समाज में कैसे लोग रहते हैं, समाज में कैसे लोग किस चीज को मानते हैं, भगवान को मानते हैं कि भूत को मानते हैं, किसको मानते हैं, उस पे सब आधारित होता है। वहां का माहौल कैसा है, क्या जंगल है, क्या तालाब है, क्या नदी है, क्या पहाड़ है, क्या रेगिस्तान है। अगर जंगल का लोक साहित्य होगा तो जंगल के जैसा होगा। जंगल में क्या पाया जाएगा, जंगल में पाए जाएंगे पेड़ पौधे, जंगल में पाए जाएंगे पहाड़, जंगल में पाए जाएंगे पशु पक्षी, तो उनकी कहानी होगी। लेकिन अगर कोई क्षेत्र है वहां पे बालू ही बाली है, रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में क्या मिलेगा, रेगिस्तान में बहुत कम मिलेगा, बहुत चीज ऊंट मिलेगा, पानी उतना उपलब्ध नहीं होगा। तो वहां का जो फोक लिटरेचर है, जो लोक साहित्य है, वो डिपेंड करता है, ये जो आपका लोक साहित्य है वो डिपेंड करता है वहां की क्षेत्र की स्थिति पे, ठीक है ना। तो ये आपका सिलेबस का तीन पार्ट में है। खोटा का व्याकरण है, खोटा का आपका लोक साहित्य है, खोटा का आपका शिष्ट साहित्य है, इसको हमको पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग खोटा व्याकरण का। जब हम लोग बात करते हैं खोटा व्याकरण का, तो एक बात आपको बता दें हम, एक बात आपको हम बता दें कि खोटा व्याकरण, खोटा व्याकरण में, खोटा व्याकरण में सबसे जो पहला काम करना है वह पहला काम करना है कि एक किताब है, एक है ना, ऑथेंटिक किताब है,
एक ऑथेंटिक किताब है, एक किताब है, एक ऑथेंटिक किताब है, इसको लेना है। ये किताब से एग्जाम का कोई संबंध नहीं है, मतलब इस किताब से एग्जाम पूरा कवर नहीं होगा। खोटा व्याकरण के लिए जो किताब हम बोलने जा रहे हैं, उस किताब से भले आपका सिलेबस कवर नहीं होगा, फिर भी उस किताब को अपने पास रखना है, और उसका नाम है खोटा व्याकरण, है ना। ये खोटा सहित सदानी व्याकरण, इस किताब को आप लोग को चाहिए। खोटा सहित, खोटा सहित, खोटा सहित सदानिक व्याकरण, सदानिक व्याकरण, ये ए.के. झा जी का है, ये डॉक्टर ए.के. झा जी का है, ए.के. झा जी का है। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस किताब से सीधा सीधी पूछे जाने की परंपरा रही है अभी तक, और निकट भविष्य में भी जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में इस किताब से सवाल पूछा जाएगा, तो आपको समस्या होगी, इसलिए इस किताब को रख लीजिए। लेकिन इस किताब का एक लिमिटेशन है, इस किताब का लिमिटेशन क्या है, पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा। अगर इसमें इसका पूछिएगा कि इसका लिमिटेशन क्या है, तो ये पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा, है ना, पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा, पूरा सिलेबस, पूरा जो सिलेबस है वो आपका कवर नहीं होगा। अब पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कोई और किताब हम लोग लेके पढ़ने का प्रयास करेंगे, या फिर जो भी आप सब यहाँ शुरू खेल शुरू होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का या टीचर का खेल शुरू होता है। वो खेल क्या है कि हम आपको बना बनाया मटेरियल देंगे, उस मैटर को कम टाइम में, अगर आपने पहला बात की जो भी अभ्यर्थी हैं तैयारी करने वाले दरोगा के, उनको पहला मेरा सजेशन है कि अपना नोट्स मत बनाइए, बहुत समय लगता है। ऑथेंटिक नोट्स बनाएंगे अपना तो टाइम लगेगा, उतने टाइम में उस नोट्स को आप याद कीजिए। एक गलत परंपरा चल पड़ा है कि अपना नोट्स बनाने का, ये सब बेकार है। आप नोट्स बनाने में समय लगाएंगे 6 महीना, तो उससे कम टाइम 3 मंथ में अपने पूरे सिलेबस को आप कंठस्थ कर लेंगे, याद करने भरोसा कर, मतलब आपको याद करना है, प्रैक्टिस करना है, तो एक बना बनाया मिल जाएगा। क्योंकि ये इस किताब से पूछा जाता है सवाल, तो इसको रखिएगा साथ में, ठीक है ना। लेकिन लेकिन आपको अलग सिलेबस एक चाहिए। अब इसमें जो बात के पूछा गया है, जैसे कि मान लिया संज्ञा है, जैसे कि मान लिया संज्ञा है, संज्ञा आपके सिलेबस में है, तो संज्ञा सिलेबस में है। संज्ञा कितना प्रकार है, 5 किस्म है, पांच किस्म में 5 प्रकार है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसका है पठतैर, इसका पठतैर इंपॉर्टेंट है। इसे मान लिया जाए जातिवाचक संज्ञा है, चाहे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चाहे गोठवाचक संज्ञा है, तो ये तो संज्ञा तो आप पढ़ ही लेंगे, संज्ञा पढ़ते आ रहे हैं बहुत दिनों से। लेकिन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्या है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है आपका उसका पठतैर। जातिवाचक संज्ञा है उसका पठतैर, व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका पठतैर, गोठवाचक संज्ञा है उसका पठतैर, जिनिसवाचक संज्ञा है तो जिनिसवाचक का पठतैर। ये आपको जानना जरूरी, ये पठतैर मैक्सिमम जितना भी मैक्सिमम आपको कंठस्थ करना है कर लीजिए, लेकिन सवाल यहाँ से पूछेगा। अब फिर इसमें प्रॉब्लम समस्या क्या है, समस्या है कंफ्यूजन। आप कंफ्यूज कर सकते हैं, कहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं, तो जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक संज्ञा में और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि संज्ञा को हल्के में लेंगे आप, संज्ञा को हल्के में लेंगे, संज्ञा को हल्के में लेंगे तो गलती हो जाएगा। संज्ञा को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, अगर सिलेबस में है तो आपको अच्छे तरीके से बहुत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में कंफ्यूज कर सकते हैं। पठतैर मैक्सिमम एग्जाम्पल है। अब झा जी के बुक से अगर मान लिया जाए पठतैर है, तो क्या करेंगे, झा जी के बुक से हम सारा पठतैर कर लेंगे, जितना भी होगा ऑल 100%, क्योंकि वहां सीधे पूछता है कि जो फलना शब्द है वो कौन संज्ञा के पठतैर हके, जो फलना शब्द हके वो कौन संज्ञा के पठतैर हके, तो आपको करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि संज्ञा। अच्छा, एक और प्रॉब्लम क्या है व्याकरण में, कि जैसे जो हिंदी का व्याकरण है वैसा ही ऑलमोस्ट खोटा का व्याकरण है, ऐसा लगता है, ठीक है, और है भी 80-90% है भी।
लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, थोड़ा सा भेद हो जाता है। अब संज्ञा, अब सर्वनाम वाले अभी आएंगे तो बताएंगे सर्वनाम वाले में। अब सर्वनाम में अगर कहीं देखिएगा, कहीं कहीं पे 12 भेद दिखाई पड़ता है, कोई 8 भेद लिखता है, कोई 6 भेद लिखता है। तो हमको क्या करना है, और मान ली हमको पूछ देगा, अगर दरगाह के एग्जाम में पूछ देगा कि जो जो आपका सर्वनाम के को किस्म लागे, तो हम लोग 6 बताएंगे, 6 लिखेंगे। तो ये सब थोड़ा सा जानने वाली बात है कि आप कहाँ समस्या आ सकती है, कहाँ फंस सकते हैं। ये संज्ञा है, संज्ञा में 5 किस्म प्रकार है, इसमें इसका प्रत्यय महत्वपूर्ण है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं जातिवाचक व्यक्तिवाचक में, उसको आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, संज्ञा के बाद फिर आपका है क्या, सर्वनाम है। संज्ञा के बाद क्या है, संज्ञा के बाद आपका सर्वनाम है। अब सर्वनाम भी है, सर्वनाम बताया ना इसमें कि हमको 6 किस्म जानना है तो बहुत ज्यादा, कहीं कहीं ज्यादा मिलता है। 6 किस्म या प्रकार हमको देखना है, और सारा पठतैर, कौन किस्म का, हर किस्म का पठतैर, हर किस्म का पठतैर, हर किस्म का जो पठतैर है उसको आपको देखना है और याद भी करना है, याद भी करना है। तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, कर लीजिए। सर्वनाम भी आपको है करना है सिलेबस में। मतलब हम सिलेबस के बारे में, हम जो है ओवरव्यू क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं सिलेबस। तो उसमें पहला बताया बात संज्ञा के बारे में, दूसरा आपका सर्वनाम है, और तीसरा जो बात आपका है वो आपका है विशेषण। ठीक है ना। अब विशेषण, विशेषण कितना है, तो विशेषण आपका 4 प्रकार है। विशेषण आपका 4 प्रकार है, और 4 किस्म भी पढ़ना है। कहीं आपको ज्यादा दिखाई पड़े कोई मतलब नहीं, खोटा भाषा में कितना पढ़ना है हमको, तो 4 प्रकार पढ़ना है विशेषण। कौन कौन पढ़ना है, उसका नाम और उसका पढ़ते। विशेषण के बाद, विशेषण के बाद जो आपका है वो है आपका लिंग और वचन। जो है, जो आपका खोटा भाषा का, जो खोटा भाषा में आपका लिंग है वो आपका 4 प्रकार है, वो 4 प्रकार है। वचन जो है वो आपका 2 प्रकार है, 2 प्रकार। कौन कौन कैसे कैसे है सब बताएंगे जब क्लास चलेगी विस्तार से। यहाँ पे खाली हम लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम ओवरव्यू कर रहे हैं सिलेबस का, कि आपको लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है। तो अभी तक क्या हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कंठस्थ रखना है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि परीक्षा एग्जाम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस याद ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मतलब ये दिक्कत है। आप जो सिलेबस है उसको भी कंठस्थ कर लीजिए, क्या क्या पढ़ना है। अब आ गया आपका कारक। अब देखिए यहाँ पे मजेदार बात है कारक में। सामान्यतः जो कारक है, वो कारक जो है वो आप हमेशा 8 किस्म पढ़ रहे होंगे, कि इसका 8 किस्म है, मतलब इसका 8 प्रकार है, कारक पढ़ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि अगर पूछ देगा कि झा जी के अनुसार, झा जी के अनुसार किस्म चाहे प्रकार बतावा, तब आपको बताना पड़ेगा, साथ ही बताना पड़ेगा ये डॉक्टर ए के झा के अनुसार। यही सब थोड़ा सा एक्चुअली सिलेबस है ना, तो यही थोड़ा डिस्कस करना चाह रहे हैं। वास्तव में जो कारक है वो कारक का 8 भाग है। जो कारक है वो कारक का 8 भाग है, पढ़ते हम लोग पढ़ते आए हैं, और 8 भाग ही होता है। लेकिन झा जी ने अपने किताब में, खोटा के जो किताब में, कारक का 7 किस्म लिखा है। तो सामान्य पूछेगा, आपको सामान्य पूछेगा कितना होता है, तो 8 या कौन कौन होता है सब उसके बारे में, उसको उसका विभक्ति चिन्ह। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें याद करना महत्वपूर्ण क्या है, इसमें याद करना विभक्ति चिन्ह है ना। विभक्ति, विभक्ति चिन्ह जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण है, कंठस्थ करना। तो विभक्ति चिन्ह आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन हम इसलिए बाद डिस्कशन कर दिए कि हो सकता है कभी पूछ दे कि झा जी के अनुसार कितना कारक है, तो 7 बताना है। वैसे में कारक की संख्या 8 ही है, सर्वमान्य सभी लोग मानते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि झा जी बोल दे तो सर्वमान्य हो गया। झा जी ने अपना मत रखा, झा जी का जो है वो ऑथेंटिक है, झा जी का हम लोग बात को सुनेंगे मानेंगे, लेकिन उसके बाद भी सर्वमान्य बहुत सारी बातें हैं। तो कारक के संबंध में झा जी ने 7 किस्म को माना, और 8 किस्म का सर्वनाम सब जानते हैं हिंदी में भी और कोठा में भी। और इसका विभक्ति चिन्ह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कारक हो गया। अब उसके बाद आपका काल। काल देखिए, कोई भी भाषा कहा जाता है कि जो काल है, काल का मतलब क्या, यहाँ टेंस है ना। काल जो है, कोई भी भाषा, कोई भी भाषा सीखने के लिए अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका आप टेंस पढ़ लीजिए। ठीक है ना। तो आपको दिक्कत नहीं होगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस है, तीनों टेंस है, लेकिन हिंदी से अलग है।
अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो है वो हिंदी से अलग है, जो खोटा भाषा का या अंग्रेजी से अलग है, हिंदी से या कहा जाए इंग्लिश से भी अलग है, थोड़ा सा अंतर मिल जाएगा। जो हिंदी भाषा का व्याकरण है सो, और जो अंग्रेजी भाषा का व्याकरण है सो थोड़ा सा दोनों से अलग होगा। लेकिन टेंस को पढ़ना है, और टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस सेंस में? एक तो भाषा आप सीखते हैं, एक तो भाषा सीखते हैं आप, एक तो भाषा सीखना भी आपको सपोर्ट होता है, मिल जाता है, और दूसरा एग्जाम में तो आता ही है। तो टेंस आपका वेरी वेरी एग्जाम में पक्का आएगा, 100% आएगा। टेंस इग्नोर नहीं करेगा, समास इग्नोर नहीं करेगा। हो सकता है कि लिंग से ना पूछे, हो सकता है वचन से ना पूछे, लेकिन सर्वनाम से नहीं पूछेगा या टेंस से नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अब हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस में हमको जानना भी ये जरूरी है कि कौन कौन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टेंस जो है सो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरा भी आई है, मतलब आपके पास अब एग्जाम में, आप एग्जाम में जाने वाले हैं, 2 घंटे का समय बचा हुआ, 2 घंटे में लास्ट में क्या क्या रिवाइज करें, तो सबसे पहले टेंस रिवाइज कीजिए। पूछेगा ही पूछेगा, पूछना ही पूछना है, ठीक है। ये हिंदी से अंग्रेजी से खोटा वाला टेंस थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे आज क्लास का एक उद्देश्य ही है ओवरव्यू करना, जो सिलेबस है उसको ओवरव्यू करना। तो ये आपका ये काल हो गया, टेंस हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो क्रिया। क्रिया क्रिया बहुत जटिल टॉपिक है। क्रिया अपने आप में मुश्किल है ना। क्रिया का जो है 2 किस्म है, 2 किस्म 2 प्रकार है। क्रिया जल्दी लोग को पढ़ते नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में मुश्किल है। ये मूल क्रिया है ना, मूल क्रिया, मूल क्रिया और उसके बाद सहायक क्रिया है। मूल क्रिया उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। जो मूल क्रिया का किस्म है वो 7 किस्म है। मूल क्रिया का जो किस्म है वो आपका 7 किस्म है। थोड़ा सा मुश्किल है मूल क्रिया पढ़ना, सवाल इससे जल्दी आता भी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। क्रिया भले दे दिया सिलेबस में, लेकिन ये क्रिया अपने आप में जटिल है, क्योंकि हिंदी भाषा का जो क्रिया है वो तो स्पष्ट है, क्लियर है। लेकिन जो क्षेत्रीय भाषाओं का क्रिया है, खास करके जो सादरी भाषा, जो सादरी भाषा का क्रिया है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। सादरी मतलब क्या है? सदानी, 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 सदानी मतलब क्या है? सदानी का मतलब होठा, सदानी का मतलब नागपुरी, सदानी का मतलब कुरमाली और पंचपरगनिया। तो इनका थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्लिष्ट है, मुश्किल है, ये अपने आप में ही क्लिष्ट है। तो मूल क्रिया, सहायक क्रिया 2 क्रिया है, उसमें मूल क्रिया का आपको 7 को भाग पढ़ना है। तो इसको मैंने सिलेबस में आपको है, अगर इसमें आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। क्रिया से सवाल जल्दी नहीं पूछा जाता है, 99% सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो करना है। या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जिद्दी होते हैं, नहीं हम करेंगे ही करेंगे, क्रिया है भैया तो हम पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, मास्टर क्या नहीं पढ़ाया। तो इसलिए हम आपको बोल दिए कि सिलेबस जो आपको है वो आप देख लीजिएगा, सिलेबस आपको, इसमें सिलेबस जो है इसमें क्रिया है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय का एक ही फंडा है, जितना उपसर्ग प्रत्यय दिखे सबका लिस्ट, जितना लिस्ट है उसमें, इसमें जितना मैक्सिमम कर सके, मतलब मैक्सिमम जितना आप कंठस्थ कर सके या जितना दिख सके, उपसर्ग प्रत्यय जितना आप मैक्सिमम कर सके, इसमें किसी एक बुक से संभव नहीं है, किसी भी एक बुक से संभव नहीं है, एक बुक से संभव नहीं है। इसमें नोट्स ही पढ़ना पड़ेगा, एक बुक से संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतना है, इसमें आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे नोट्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। एक नोट्स इतना है, इतना नोट्स पढ़ लीजिए, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, कर लीजिए। उसके बाद फिर आपका है समास, समास का भी वही हाल है। समास भी आपको, अब समास जो पढ़ना है खोटा में, तो खोटा में जो समास पढ़ना है वो कहीं कहीं, इसका भी 6 किस्म है, इसका भी 6 किस्म है। झाजी वाला में आप देख लीजिए, झाजी वाला में जो समास है, वो झाजी वाला समास में भी जो है, झाजी, चूंकि झाजी से समास आना ही है, समास, झाजी ने कितना रखा है? 3 4,
झा जी ने 8 समास रखा है। अब देखिए समास की संख्या 6 सब लोग मानते हैं, यहाँ झा जी ने 8 किस्म रखा है। और झा जी का समास इसलिए हम बोले कि एक झा जी का ही पहले पढ़ना है, वेरी वेरी एक झा जी का ही सबसे पहले पढ़ना है। सारा जितना ऑल पढ़ते ही मतलब जितना एग्जाम्पल है सब पढ़ जाना है। झा जी ने कहा कि 8 संख्या है, 8 है। एक दो, एक आपका अव्ययी समास, दूसरा पिछवाड़ी समास है, तीसरा आपका आग संख्या है जो द्विगुणी समास, चौथा आपका है अलसड़िया द्वंद्व समास, पांचवा अलगाही समास बहुब्रीहि समास, छठा क्रियाक समास एक अलग से ही मानते हैं, सातवां नानुकूल समास नए समास और आठवां पठतरीय समास कालधारय समास। तो ये समास आपको अलग से 8 समास यहाँ बोले हैं झा जी। समास का ऐसे वास्तव सर्वमान्य, जो सर्वमान्य है वो 6 ही होता है। लेकिन परीक्षा में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है झा जी वाला, तो आपको दोनों करना पड़ जाएगा, तो आपको समास दोनों करना पड़ जाएगा। एक झा जी वाला भी मतलब झा जी वाला भी करना पड़ जाएगा समास, और प्लस प्लस अन्य जो अन्य हिंदी वाला समास, जो हिंदी में जो हिंदी वाला में समास, जो हिंदी वाला समास मतलब जो झा जी में पढ़ते हैं सो और हिंदी वाला पढ़ते हैं सो, ये दोनों मिला के पढ़ना पड़ेगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं है, सवाल आना ही आना है। सवाल मतलब आना ही आना है, सवाल आएगा ही आएगा। सर्वमान 6 मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 किस्म दिया हुआ, झा जी को मानना पड़ेगा और इसका सारा याद करना पड़ेगा। इसमें भी आपका नोट्स का खेल है, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि जितना आप कितना कर पाएंगे, आपका भी लिमिटेशन है ना, कितना हर बुक में अलग अलग है। झा जी वाला तो कर लीजिएगा, लेकिन झा जी के बाद जो है किसी एक बुक में एक जगह नहीं मिलेगा, तो बहुत सारा समास का प्रत्येक एग्जाम्पल हर जगह अलग अलग है, तो पूरा कंबाइन करके कलेक्टिव करके पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी संख्या ज्यादा और टाइम टेकिंग है आपके लिए। खाली थोड़ी आपको खाली खोटा पढ़ना है, आपको जीएस भी पढ़ना है ना, आपको अदर विषय पढ़ना है, तो टाइम कम मिलता है। तो खाली चला कि समास पढ़ने में 3 दिन लगा दिए, या समास पढ़ने में 4 दिन लगा दिए, समास पढ़ते पढ़ते में सब मैटर अरेंज करते करते 4 दिन लग गए, ऐसा नहीं करना है, एकदम कम टाइम में काम करना है। यहाँ भी नोट्स का खेल है, नोट्स मिल जाएगा आपको, नोट्स से बाहर नहीं आएगा। तो झा जी और हिंदी वाला सब मिला करके इसको समास को कर लीजिएगा। तो ये समास है। अब 2 टॉपिक और है आपका, एक आपका है उल्टा शब्द, है ना, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द और समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द। इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है आपको, सीधा लिस्ट जितना जितना हो सके, जितना मैक्सिमम शब्द को देख लीजिए, लिस्ट निकालिए नोट्स से और चुपचाप पढ़ जाइए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है दोनों केस में। यह है उल्टा शब्द। एक शब्द का तो हिंदी में होता है उल्टा, वैसे इसको यहाँ पे इसको बोलते हैं, इसको बोलते भी हैं उल्टा शब्द बोलते हैं, उल्टा अर्थ वाला शब्द, उल्टा अर्थ वाला शब्द बोलते हैं इसको कोठा में। तो इसको आपको उल्टा अर्थ वाला शब्द जो है तो आपको देखना है। और यह है आपका समान अर्थ वाला, है ना, एक के अर्थ वाला उसको बोलते हैं, एक के अर्थ वाला, एक के अर्थ वाला शब्द तो आप देख लीजिए, ये सिलेबस था आपका खोटा भाषा के व्याकरण में। तो खोटा भाषा का व्याकरण में आपको चलते हैं, फिर थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं क्या क्या है। यहाँ से स्टार्ट है आपका संज्ञा है, संज्ञा पढ़ना है, संज्ञा के बाद आपका सर्वनाम है, सर्वनाम पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है विशेषण। सब कंठस्थ भी कीजिए क्लास में ही, जब क्लास आप देख रहे हो तो प्रयास कीजिए कि क्लास में ही कंठस्थ कर लें कि आपका सिलेबस क्या क्या है, आपको सिलेबस दिमाग में छपना चाहिए एकदम, है ना। विशेषण है, उसके बाद आपका लिंग है, फिर वचन है, उसके बाद कारक है आपका, कारक के बाद आपका टेंस काल है, काल के बाद आपका क्रिया है, क्रिया के बाद आपका उपसर्ग और प्रत्यय है, उसके बाद आपका समास है, समास के बाद आपका उल्टा शब्द और एक अर्थ वाला मतलब समानार्थक और विपरीतार्थक शब्द बोला है। ये आपका सिलेबस पूरा है खोटा भाषा का। ये इसका पहला भाग है। हम बात की है 3 भाग का, 3 भाग में पहला भाग का जो है आपका है खोटा का व्याकरण। अब शुरू होता है भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 जो है सो आपका लोक कथा है। भाग नंबर 2 आपका जो है सो आपका लोक कथा है, ठीक है ना। अब लोक कथा को हम थोड़ा सा अगला से लोग डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ और बात था व्याकरण में जो कि हम लोग यहाँ डिस्कशन नहीं किए हैं, लेकिन अगले क्लास में करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए
जैसे एग्जाम्पल के लिए लिंग है, जैसे कि लिंग में 4 लिंग हम बताए अभी ना कि लिंग का 4 प्रकार है, लेकिन झा जी ने 2 ही लिंग का बात किया है। ठीक है ना। कारक तो बता ही दिए कि कारक 8 कारक है, झा जी ने 7 का बात किया है। टेंस में जो हम लोग को यहाँ दिख रहा है, वर्तमान काल में 4 है, भूतकाल में 6 है और भविष्य काल में आपका 4 है। देख लेंगे इसको, कोई नहीं, ये पूरा जब फिर हम लोग जब विस्तार से बात करेंगे तो और बहुत सारी बातें नई नई क्लास में, जब क्लास चलता है कंटिन्यू से, आज क्लास संज्ञा पे ही चल रहा है, जब आज क्लास संज्ञा पे ही चल रहा है तो बहुत विस्तार से बात होगा, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। संज्ञा का 5 गो भेद है, 5 का डेफिनेशन क्या है, 5 का पठतैर क्या है, पठतैर में कहाँ कहाँ से हमको और करना है, कितना और जोड़ दिया जाए कि आपका काम चल जाए, एग्जाम में क्या क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, कभी कभी आपने पठतैर नहीं पढ़ के उतना गए हैं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछ दिया है तो कैसे पकड़ने का ट्रिक है, सब बात करेंगे एग्जाम में। यहाँ पे तो सारा भी बात था, लेकिन हम लोग उसको यहाँ पे नहीं करेंगे, इतना काफी है। चलो, अब जो दूसरा है वो आपका है खोटा का लोक साहित्य। तो लोक साहित्य का हम आपको डेफिनेशन बता ही दिए कि लोक साहित्य किसको कहते हैं, लोक साहित्य कहते किसको हैं, ये आपको हम बता दिए। अब लोक साहित्य में जो आपका सिलेबस है, जो लोक साहित्य में आपका सिलेबस है, इसको लिख भी लीजिएगा सब कलम कॉपी से अपना। तो लोक साहित्य में अगर जो सिलेबस आपका है, तो सबसे पहले सिलेबस क्या है आपका, संस्कार गीत, ऋतु गीत, प्रकृति गीत, पर्व त्योहार गीत, श्रम गीत, सहियारे गीत और विविध गीत। ठीक है ना। इसका थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। जैसे संस्कार गीत है, संस्कार गीत है, संस्कार गीत है, ऋतु गीत, ऋतु गीत, ऋतु गीत, प्रकृति गीत, प्रकृति गीत, प्रकृति गीत, पर्व त्योहार गीत, पर्व त्योहार गीत, श्रम गीत, श्रम गीत, सहियारी और विविध गीत, सहियारी गीत और विविध गीत। विविध मतलब सब मिला जुला, मिसलेनियस, इतना गीत पढ़ना आपको। अब संस्कार गीत है, संस्कार गीत में अगर देखा जाए, संस्कार गीत में, तो संस्कार गीत में आपको जो है ना, वो संस्कार गीत में वही फिर पूरा जन्म वाला है ना, जन्म गीत, बिहार गीत, सब पूरा आपको आ जाएगा। ऋतु गीत है, तो हर ऋतु में, हर ऋतु में, हर मौसम पे जो गीत है वो आपको होगा। यहाँ गीत का थोड़ा बात करेंगे नहीं, गीत का यहाँ बात हम गीत का नहीं करेंगे, लेकिन ऋतु मतलब संबंधी। केंद्र में कौन होगा, केंद्र में क्या होगा, प्रकृति, केंद्र में प्रकृति केंद्र में होगी। यहाँ पे इसको मौसम गीत भी बोलते हैं, मौसम गीत भी बोलते हैं। पर्व त्योहार में, पर्व त्योहार में आप देख लीजिए, सरहुल है, सरहुल है ना, सरहुल है, सरहुल है और कर्मा है, सोहराय है, सोहराय है और क्या है, बौड़ी, टुसु पर्व, बौड़ी पर्व, सबका गीत होगा। सरहुल का अलग, कर्मा का अलग, सोहराय का अलग, औड़ी बौड़ी का अलग, टूसू गीत का अलग। तो यह मौसम गीत हम लोग करेंगे। मतलब जो हमारा खोटा लोकगीत में जो लोकगीत सेक्शन है, उसमें संस्कार आपका है, ऋतु गीत है, प्रकृति गीत है, पर्व त्योहार गीत है, श्रम गीत। अब श्रम गीत, झारखंड में श्रम गीत की परंपरा है, चाहे वो श्रम गीत कोई खेत में गा रहा हो, खलिहान में गा रहा हो, कृषि में। अगर देखिए, अगर जाइएगा यूट्यूब पे जाइएगा तो मेरा श्रम गीत मिल जाएगा बहुत सारा, देखिएगा यूट्यूब पे तो मेरा कम से कम 3-4 आपको श्रम गीत मिल जाएगा। सारा श्रम गीत यूट्यूब पे हम पढ़ाए हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी आगे जितना पढ़ाए हुए उसके अलावा आगे भी आपको और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये आपका श्रम गीत हुए। सहियारी गीत, सहियारी गीत खूब गाया जाता है, महिलाओं महिलाओं में, महिलाओं महिलाओं के बीच दोस्ती है सो, पुरुषों पुरुषों के बीच दोस्ती है सो। सहियारी गीत में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फीमेल मतलब मेल और फीमेल दोस्ती नहीं होता है, मतलब फीमेल और मेल का दोस्ती नहीं है, मेल मेल का दोस्ती है। थोड़ा सा इसको लोग देख लेते हैं। जो यह सहियारी जो गीत है, जो सहियारी गीत है, वो सहियारी गीत में, सहियारी गीत में क्या, फूल, फूल बोलते हैं है ना, सखा भी बोलते हैं, सखा भी बोलते हैं, मीता भी बोलते हैं, मीता भी बोलते हैं है ना, गोयवा भी बोलते हैं, गोयवा भी बोलते हैं। अब यहाँ क्या होगा, फीमेल टू फीमेल होगा, फीमेल टू फीमेल होगा, मतलब
महिला महिला का दोस्ती होगा, मेल टू मेल होगा, और खतरनाक दोस्ती है, मेल टू मेल होगा। क्या क्या नहीं होगा, फीमेल मेल नहीं होगा, फीमेल और मेल का दोस्ती नहीं होगा सहियारी गीत में। और एक बात, कास्ट कास्ट का नहीं होगा, कास्ट वर्सेस कास्ट का गीत नहीं होगा। हाँ, कास्ट वर्सेस अदर कास्ट हो सकता है, अदर कास्ट होगा। खैर बहुत सारी बातें यहाँ पे हैं, यहाँ तो पूरा विस्तार से नहीं कर सकते हैं। देखिए सहियारी भाव का जो गीत है उसमें बहुत सारा गीत पढ़ना है। तो आन आन जात बोलते हैं, आन जात है ना, 2006 साले है ना, सहिया पुतौला घरे घरे, अभी बहुत सारा गीत हम लोग आगे जाके आएगा, दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। जायद छोड़ अजायद घरे, है ना। तो फीमेल फीमेल के बीच दोस्ती होगा, मेल के मेल के बीच दोस्ती होगा, फीमेल मेल में दोस्ती नहीं होगा, और सेम कास्ट नहीं होगा। मान लीजिए पंडित है तो दोस्ती पंडित का पंडित से नहीं होगा, जादव जादव से नहीं होगा, तिली का तिली से नहीं होगा। अदर कास्ट आन जात उसको बोलते हैं, आन जात, अदर कास्ट का यहाँ मतलब है कोठा में उसको बोलते हैं आन जात। आन जात से दोस्ती होगा, आन जात, आन जात मतलब आन जाति, तो दूसरी जाति से दोस्ती होगा। तो इसमें पूरा पूरा सहियारी गीत कैसे कैसे क्या है, सब कौन सा कैसे बोलते हैं, बहुत सा टर्मिनोलॉजी है क्या, सब कुछ को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो संस्कार गीत, ऋतु गीत, प्रकृति गीत, पर्व त्योहार, श्रम गीत, सहियारी, विविध विविध गीत का लिस्ट बहुत लंबा है। जो विविध गीत है उसमें विविध गीत अगर देखिएगा तो बहुत लंबा है इसका लिस्ट, और सबका कम से कम एक एक दो ठो गीत आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, शिक्षा, शिक्षा गीत, शिक्षा गीत, अपन माटी चटा गीत, माटी गीत, ठीक ना। उसके बाद जनी शिकार बंदर नाच गीत, जनी शिकार गीत, उसको एक ठो बोलते हैं बंदर नाच है बंदर खेला गीत, बंदर नाच गीत है बंदर खेला गीत। बाल गीत, बहुत सारे बच्चों का गीत है, बाल गीत यहाँ पे आएगा विविध में, और सबको पढ़ना है, काफी है। बाकी नशा पे भी है, नशा पे मतलब कि मद्यपान पे गीत है, महंगाई पे गीत है, महंगाई गीत है, और भी बहुत सारा है जो भी दिखाई पड़ेगा। तो ये आपको सारा गीत का है, सब गीत पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। अब देखिए ये जितना गीत है पढ़ना, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, अगर नंबरिंग करेंगे 7 हो गया, मतलब 7 टाइप का गीत हमको पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7, संख्या देखा जाए ना तो जैसे एग्जाम्पल के लिए संस्कार गीत बहुत गीत है, ऋतु गीत में कम गीत है, प्रकृति गीत में कम गीत है, पर्व त्योहार में खूब गीत है, और पर्व त्योहार में कर्मा का गीत बहुत है, सरहुल का गीत बहुत है, सोहराय का गीत बहुत है, औड़ी बौड़ी का कम गीत है। श्रम गीत में भी कम से कम 6+ श्रम गीत पढ़ना है, तैयारी में भी कम से कम 6+ पढ़ना है, ठीक है ना, विविध में पढ़ना है। हम मेरा ये कहना चाह रहे थे कि जो आपका जो गीत है ना, वो गीत में गीतों की संख्या इतना आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि कम से कम गीतों की जो संख्या होगी, गीतों की संख्या होगी, ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि 40+ होगी, 40+ हो सकती, 50 भी हो सकता है। अब एग्जाम में पूछे जाने वाला कि कहाँ से लोक साहित्य पूछेगा या लोकगीत कहाँ से करने की मेरा इतना हो जाएगा, तो हम बार बार ये बोलते हैं कि सबसे जो ऑथेंटिक किताब है वो किताब है शिवनाथ परमाणिक का, शिवनाथ परमाणिक का किताब आप कर लीजिए। सवाल यहीं से पूछा जाता रहा है, इसकी भरपाई करने के लिए आपको साथ में जो कल्याण विभाग है, पिछले बार तो कल्याण विभाग से, पिछले बार सीजीएल में कल्याण विभाग से जो जो बोले थे वही वही आया था, जो क्लास किए होंगे उनको पता होगा, बहुत सारे कल्याण विभाग में हम टिक कर देते थे, यहाँ 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 से सब पूछा जाएगा, सिलेबस में गीत पूछा जाएगा, और ऑब्वियसली वहीं से उतने गीत आए, ठीक है ना। और तीसरा अगर है, एक आजकल एक नया बुक अभी आया है विनोद कुमार का,
यहां से कर लीजिएगा तो बस काम खत्म, यहां से कर लीजिएगा तो आपको काम खत्म। तो ये कर लीजिएगा, जो सिलेबस मेंशन होकर के आएगा, मतलब जब विज्ञापन आएगा, है ना, जब विज्ञापन आएगा तो वहां भी मेंशन रहेगा, विज्ञापन जब आएगा तो वहां मेंशन रहेगा, वहां मेंशन रहेगा कि कहाँ कहाँ से गीत पढ़ना है, तो भी देख लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप क्षेत्रीय भाषा लेके आगे बढ़ते हैं किसी परीक्षा में, तो वहां का मतलब ही होता है कि 99%, 90 आजकल तो 90 नहीं, 95 प्लस, 95 प्लस, मतलब 100 में हमको 95 करना है। तो भैया 100 में कहाँ से होगा 95? जब उस लेवल पे आप काम करेंगे, उस रेंज पे काम करेंगे, तो रेंज कौन सा होगा? रेंज होगा पूरा प्रमाणिक जी का, कला विभाग का, विनोद कुमार का, या जो विज्ञापन में किताब का नाम मेंशन रहेगा वहां से कर लीजिएगा, तब जाकर के आपका अच्छे से होगा। 50 गीत तो मान लीजिए कि आपको पढ़ के जाना ही जाना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। 50 गीत से आपको 2 दिन में हो जाएगा। 50 गीत अगर दे दिया जाए आपको, एक साथ दे दिया जाए पूरा कलेक्शन, 2 दिन में काफी पढ़ के अपना कर लीजिए, समझ लीजिए, वहां से पूछेगा अपना बना लीजिएगा। इस प्रकार से ये जो पूरा ये सिलेबस आपको दिखाई पड़ा, ये पूरा दिखाई पड़ा आपको खोटा लोक साहित्य का। तो खोटा लोक साहित्य में, अच्छा इसमें और है, खोटा खाली लोक गीत नहीं है, लोक कथा भी है और मुहावरा भी है, कहावत पहेली भी है। ये तो था आपका खोटा लोक साहित्य का एक पार्ट था, खोटा लोकगीत में संस्कार। अगर हेडिंग दे दिया जाए तो हेडिंग हम लोग यहाँ दे सकते हैं खोटा लोकगीत, हम लोग हेडिंग दे सकते हैं खोटा लोकगीत, खोटा लोकगीत का हम लोग हेडिंग इसको दे सकते हैं, ठीक है ना। उसमें पूरा संस्कार गीत था, कितना 7 प्रकार का। अब जो है वो खोटा लोक कथा है। अब थोड़ा सा जो क्या है सो खोटा लोक कथा है, खोटा लोक कथा है, खोटा लोक कथा, खोटा लोक कथा। खोटा लोक कथा वास्तव में, खोटा लोक कथा का देखिए 2 भाग है। खोटा लोक कथा का एक है आपका थ्योरी, और एक आपका है इसका एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल या एप्लीकेशन बोल सकते हैं इसको, एप्लीकेशन पार्ट। थ्योरी पार्ट हो गया, एक हो गया थ्योरी पार्ट हो गया, और एक हो गया एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन पार्ट हो गया। 2 पार्ट है लोक कथा का। ये थ्योरी पार्ट जो है वास्तव में हम लोग जेपीएससी में पढ़ते हैं, इसका जो आपका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो पढ़ते हैं जेएसएससी। लेकिन दरोगा में दोनों पढ़ना है, दरोगा में दोनों पढ़ना। टॉपिक देख लिया जाए तो टॉपिक आपका है, टॉपिक आपका है धर्म कथा, इसको मिथ मिथ कहते हैं, मिथ। दूसरा आपका है अवदान कथा, अवदान कथा, अवदान कथा, अवदान कथा, इसको दंत कथा भी कहते हैं, इसको दंत कथा भी कहते हैं, दंत कथा भी कहते हैं, ठीक है ना। अब बाकी वही परियों की कथा और पशु पक्षी कथा, परियों की कथा, परी कथा, परी कथा और पशु पक्षी कथा, पशु पक्षी कथा। नंबरिंग कर दीजिए इसको, नंबरिंग कर दीजिएगा तो यहाँ पे एक आएगा, ये धर्म कथा 1, अवदान कथा 2, परी कथा 3, पशु पक्षी कथा 4, 4 है आपका, 1 2 3 4, 4 प्रकार का कथा है। खोटा जो लोक कथा है, लोक कथा किसे कहते हैं, लोक कथा की विशेषताएं, लोक कथा का जो पढ़ते उदाहरण, यहाँ पे हम लोग थ्योरी का बात कर रहे थे, ये थ्योरी पढ़ना है जेपीएससी में। देखिए अप्लाइड कास्ट में कौन कौन सा लोक कथा है, लोक कथा की विषय वस्तु क्या है, उस लोक कथा की विषय वस्तु है, विषय वस्तु क्या है, क्या धर्म कथा है। अब धर्म कथा है ना, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल हम दे दिए, देवता के ताकत, देवता ताकत। अब ये क्या हो गया, ये हो गया धर्म कथा, और इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। परियों की कथा, परी कथा, अगर परी कथा है, अब मान लीजिए परी कथा है, एक है चित्रा रानी, एक है चित्रा रानी, चित्रा रानी। और ये सिलेबस इतना बिखरा हुआ है ना, ये आपको एक जगह मिलेगा नहीं, इतना आसान नहीं है, हर जगह अलग बिखरा है। अब पशु पक्षी कथा है, तो पशु पक्षी में बहुत सारा है, मतलब पशु का है, गोहाइल परब, गोहाइल परब, जो पहले से आप नाम सुने हुए हैं वो तो ठीक है,
लेकिन बहुत सारा नई कथा इसमें है, ठीक है ना। केतकी फूल, अगर देखा जाए दंत कथा के बारे में, केतकी फूल, केतकी फूल, इसका लिस्ट अलग से हम देंगे, इसका लिस्ट अभी थोड़ा देना संभव नहीं है। धर्म कथा में कितना पढ़ेंगे, कितना परिकथा में कितना, अवदान कथा दंत कथा में कितना, आप पशु पक्षी कथा में कितना कितना हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी कम से कम आपको कम से कम इतना मान के चलिए कि 20+ है ना, 20+ आपको रखना है, ध्यान रखना है कि इसका लोक कथा का। यथा लोकगीत में हम लोग 50 लोकगीत आप कर लीजिएगा तो ऑलमोस्ट आप सेफ रहिएगा। अगर 50 गीत के बाद आपने नहीं भी कर रखा है ना तो पकड़ लीजिएगा, जब गीत पढ़िएगा एग्जाम में लग जाएगा कि ये गीत कर्मा का है, कि ये गीत सोहराय का है, कि ये गीत प्रकृति का गीत है, कि ये गीत जनित शिकार का है, कि ये महंगाई का गीत है, कि ये जनित कि ये मतलब मद्यपान का गीत है, कि ये बाल गीत है, मतलब कौन सा गीत होगा ये पकड़ना शुरू कर देंगे आप 50 गीत के बाद। क्योंकि ये 50 गीत हम लोग पढ़ेंगे सिलसिलेवार से, तो वहाँ खाली ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि पढ़ लिए और अर्थ हम चले, नहीं, पढ़ने के साथ साथ ये बताएंगे हमको ट्रिक पकड़ना कैसे है गीत को, कोई भी गीत किसका गीत है उसको पकड़ना ट्रिक है, और ये गीत का भावार्थ क्या है, गीत कहना क्या चाहता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी आप 20 मानिए कि चाहे वो परिकथा हो, धर्म कथा हो, या अवदान कथा, या पशु पक्षी कथा, ये जो कथा जितना होगा इसमें 20 कथा हम लोग इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से हम लोग कर लेंगे, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसी में क्या है कि इसी का अगला भाग, मतलब किसका, लोक साहित्य का अगला भाग जो आपका है वो है आपका मुहावरा, मुहावरा, कहावत और पहेली। मुहावरा, मुहावरा, कहावत, कहावत और पहेली, 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 कहावत पहेली। अब मुहावरा जो कहावत पहेली है, जैसे मुहावरा को खोटा पटतई बोलते हैं, पटतई बोलते हैं, इसको आहना बोलते हैं, इसको आहना बोलते हैं, इसको बुझौल बोलते हैं, इसको बुझौल बोलते हैं, बुझौल बोलते हैं, बुझौल करेंगे अलग से। इसका भी खेल यही है कि कितना मुहावरा कर लिया जाए, आखिर कितना मुहावरा कर लिया जाए जैसे कि हमको कोई दिक्कत नहीं, या कितना आहना कर लिया जाए, या कितना बुझौल कर लिया जाए इसमें दिक्कत नहीं है, तो ये आपको हम देंगे लिस्ट। ये एक जगह संभव नहीं है, किसी भी एक किताब से ये संभव नहीं है। झा जी का जाइएगा बुक में, झा जी के बुक में देखिएगा मुहावरा 150 मुहावरा है, लेकिन वहां से नहीं आएगा मान लिए तो। हमारा उद्देश्य तो परीक्षा पास करना है ना, हमारा उद्देश्य जितना उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति का है, अगर ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य अगर 5 गुना है तो 50 गुना उद्देश्य हमारा परीक्षा पास करना है। क्या करेंगे ज्ञान प्राप्त करके, चाहे JSSC हो, चाहे JPSC हो, चाहे दरोगा का परीक्षा में फेल कर गए तो क्या उतना ज्ञान का क्या महत्व है। पढ़ने का उद्देश्य क्या, पढ़ने का उद्देश्य परीक्षा पास करना। यहाँ पढ़ने का उद्देश्य नहीं है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य था आपको एकेडमिक, जब आप 10th में थे, 12th में थे, ग्रेजुएशन में थे, वहां आपका उद्देश्य था कि हम आपको पढ़ के अपना ज्ञान, परीक्षा भी तो पास करना है एकेडमिक, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, यहाँ ज्ञान प्राप्त करने का कोई महत्व ही नहीं। मुहावरा है, कितना मुहावरा हम रटे हुए हैं, परीक्षा में आगे टिक किए परीक्षा पास करके, कितना आहना है, कितना बुझौल है, तो ये भी प्रकार से पूरा स्पेस पर लिस्टिंग करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसको सब जाके सब मिला करके जो है ना, तो 300 से कम नहीं है, कम से कम 300 याद करना आपको मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक बड़ा सेक्शन है आपका खोटा लोक साहित्य, मुहावरा, कहावत और पहेली, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 300 याद करना, कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा ना कि लोकगीत 50, लोक कथा 20, उसी प्रकार से मुहावरा, कहावत, पहेली भी आपको कम से कम 300 कर लीजिएगा, तब जा करके आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये सिलेबस था खोटा भाषा का, लोक साहित्य का। फिर से हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, तो रिमाइंड करके देख लीजिए। ये खोटा लोक साहित्य का है। खोटा लोक साहित्य में जो पहला पार्ट है वो खोटा लोकगीत है। खोटा लोकगीत में संस्कार गीत है, सब कंठस्थ कर लीजिए। अगर इतना स्लो क्लास चल रही है या हम बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, तो मेरा ये कहने का उद्देश्य है कि आप वीडियो देखते हुए ही, मतलब क्लास करते हुए भी पूरा कंठस्थ कर लीजिए। संस्कार गीत है, ऋतु गीत है ना, प्रकृति गीत है, पर्व त्योहार का गीत है, श्रम गीत है, सहियारी गीत है, और फिर उसके बाद विविध गीत है।
ये पूरा आपका खोटा लोक साहित्य में एक पार्ट है, खोटा लोकगीत। जिसके आगे बढ़ेंगे हम लोग तो फिर आपको आ जाएगा खोटा लोक कथा। लोक कथा में आपका धर्म कथा है, परी कथा है, कथा है और कहावत पहली विस्तार से हम लिस्टिंग करके उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये था। तीसरा जो इसका भाग है वो तीसरा भाग है कोठा भाषा का शिष्ट साहित्य। उसमें भी 3 भाग हैं, है ना। तीसरा आगे अगला क्या है, अगला आ गया खोठा शिष्ट साहित्य। खोठा शिष्ट साहित्य, खोठा शिष्ट साहित्य, खोठा शिष्ट साहित्य, खोठा शिष्ट साहित्य। ये जो खोठा शिष्ट साहित्य है इसमें भी आपका 3 भाग है। नंबर 1 आपका है पद साहित्य, गद्य साहित्य, है ना। पद साहित्य, पद साहित्य और उसके बाद आपका गद्य साहित्य, गद्य साहित्य और उसके बाद तीसरा आपका है साहित्य, साहित्यकार मतलब साहित्यकार। ये 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट पढ़ना है आपका खोठा भाषा के, खोठा भाषा के शिष्ट साहित्य में। पद साहित्य, गद्य साहित्य, साहित्यकार। ये जो पद साहित्य है इसमें क्या क्या होगा हम लोग देख लेंगे अभी। गद्य साहित्य में क्या क्या होगा देख लेंगे और साहित्यकार। अब लग रहा है थोड़ा सा, जब इतना विस्तार करके हम लोग कर लिए तो लग रहा है कि जो सिलेबस है उतना आसान नहीं है। देखने का लग रहा है कि ऊपर से ऊपर ऊपर है, लेकिन जब अंदर में घुस के पढ़ने गए तो समझ। जैसे एग्जाम्पल के लिए पद साहित्य है। अब देखिए बात है पद साहित्य का, तो पद साहित्य 3 बुक पढ़ना है आपको। जो आपका पद साहित्य है, कभी लिख रहे हैं कोठा में, कभी लिख रहे हैं हिंदी में, ध्यान दीजिएगा। जो पद साहित्य है इसमें आपको इसका 3 पार्ट पढ़ना है। पहला कोठा गद्य पद संग्रह, है ना। कोठा गद्य पद संग्रह, कोठा गद्य पद संग्रह। और दूसरा खोठा गद्य पद संग्रह। और तीसरा आपका है रुसल पुटुस, रुसल पुटुस। और तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका है दामोदर कुरान। खोठा गद्य पद संग्रह जो किताब है वो खोठा गद्य पद संग्रह में, खोठा जो गद्य पद संग्रह है वो खोठा गद्य पद संग्रह में क्या पद वाला मतलब पद वाला भाग, पद भाग, जो पद भाग सो पढ़ना है। क्योंकि पद भाग का हम चर्चा कर रहे हैं। अब पद भाग में कौन है, पद देख लीजिए। पद भाग में छुआ दुलार है, किसान है, जय जवान जय किसान, इनखेक जिनगानी, वाह रे अंग्रेज, चाइल चिन्हा, मानिक हमर, बखरी, बसंत राग, मर्दक पुथैल, गावेक मानुस, प्यान बीत, जुगे करम, सब मिला के कितना 15 15 30 19 गीत के आसपास है। तो हो गया ना मुश्किल। पहले ऊपर ऊपर लग रहा था बड़ी आसान, लेकिन अब खोठा गद्य पद संग्रह में पूरा कविता पढ़ना पड़ेगा पद भाग का। उसके बाद दूसरा जो किताब है ये है आपका है रुसल पुटुस। इसमें भी सारी कविताएं, एक किताब है पौराणिक जी का और इसमें जो कविताओं की संख्या है वो है आपका 34। मतलब पूरा पढ़ना पड़ेगा 34 का 34 पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया पहला में 19, इसमें हो गया 34। तीसरा में दामोदर कुरान। अपने आप में दामोदर कुरान एक खंड काव्य ही है। हमको अभी भी याद है जब पहली बार 2019 में आया था सिलेबस खोठा भाषा का कथा पढ़ाना हमको सीजीएल के लिए, तो कितना मुश्किल से दामोदर कुरान को पढ़े थे और समझने में कितना समस्या आ रही थी, कितना मुश्किल हुआ था, कितना भाग दौड़ किए थे हम। दिल्ली से रांची, रांची से गिरिडीह। हमारे एक सीनियर हैं विजय भैया, विजय कुमार शर्मा जी, वो सपोर्ट किए थे। तो गिरिडीह, रांची और दिल्ली दौड़ते दौड़ते थक गए थे, तब जाके पूरा बुक क्लियर हुआ था। अभी भले खोठा में लोग बहुत सारी बातें बोलने लगे हैं, लेकिन 18-19 में खोठा किसी को उतना, नए टीचर में सबको नहीं आता था। तो बाद में सब बहुत लोग मास्टर बन गए, अलग बात है। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग बहुत संघर्ष किए थे किताब को पढ़ने के लिए, एक्चुअल मीनिंग जानने के लिए। उसमें भी हल्का फुल्का गलती हो जाता था,
मिस्टेक्स हुआ है, हमसे भी मिस्टेक्स हुआ है क्लास को पढ़ाने में, क्योंकि उस समय कोठा में उतना कोई किसी को था नहीं जानकारी। अब जो बड़े बड़े लीजेंड हैं वो तो हैं ही, लेकिन हम लोग जो नए जनरेशन के टीचर हैं उनको समस्या होती थी, हमको तो समस्या हुई थी, लेकिन हम भी संघर्ष करके। तो ये अपने आप में, अब इसमें कितना, अब इसमें आप क्या समझिए कि जितना चैप्टर है दामोदर कुरान का, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेला हो गया नंबर 1, सरंची कमल, राजवैद, हून, अमर चट्टान और हड़प्पा, ये 6 विषय है। मेला, सरंची कमल, राजवैद, हून और हड़प्पा, अमर चट्टान, ये 6 विषय है। तो 6 जो है विषय, मतलब 6 टॉपिक है, वो पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा। ये अपने आप में मुश्किल है। यहाँ पे भी आपका देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ 34 के आसपास, इसमें कितना है सब, इसमें 34 है, यहाँ पे 34 के आसपास है, और यहाँ 19 के आसपास, मतलब इतनी कविताएं, 19, 34 और 6, ये 6 बोलने का नहीं है, एक कविता 5 कविता के बराबर है, बहुत लंबी लंबी कविताएं हैं। तो पद साहित्य में आपको ये पूरा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। गद्य पद्य संग्रह का, फिर सुन लीजिए, गद्य पद्य संग्रह का जो पद्य भाग है सो, दूसरा रुसल पुटुस और तीसरा दामोदर कुरान, ये तीनों पढ़ना पड़ेगा आपको पद साहित्य में। पद साहित्य में पद्य भाग। अब इसके आगे गद्य साहित्य है। तो जो गद्य साहित्य है उसमें भी 3 किताब आपका है। जो आपका गद्य साहित्य है उसमें भी आपका 3 किताब है। जो गद्य साहित्य है वो आपका 3 किताब है। पहला सोंधमाटी, 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 दूसरा भगजोगनी उपन्यास है, भगजोगनी, भगजोगनी, और तीसरा क्या है, तीसरा आपका है डाह। डाह क्या है, डाह आपका नाटक है। भगजोगनी क्या है, भगजोगनी आपका उपन्यास है। सोंधमाटी क्या है, कहानी है, कहानी। ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छे से आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। सोंधमाटी, भगजुगनी और डाह नाटक, जो गद्य साहित्य है वो गद्य साहित्य आपको पढ़ना पड़ेगा। सोंधमाटी, भगजुगनी और डाह, ये तीनों पढ़ना पड़ेगा विस्तार से, अच्छे से आपको करना पड़ेगा इस सिलेबस को। इसके बाद का तीसरा जो पार्ट है वो है आपका साहित्यकार। अब साहित्यकार जो है उस साहित्यकार में सबका नाम मेंशन किया हुआ है। साहित्यकार में सबका नाम मेंशन किया, साहित्यकार में सबका नाम मेंशन किया। इसको लिख ही देते हैं, एक बार लिख लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहला जो नाम है वो है आपका नाम श्रीनिवास पानूरी जी है। श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में कोई भी ऐसा परीक्षा हो और ना पूछा जाए ये तो असंभव है। दूसरा जो आपका नाम है बड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे हम चाह रहे हैं कि निपटा दें इसको इसी पेज में। पहला जो नाम है वो है आपका श्रीनिवास पानूरी जी है। श्रीनिवास पानूरी है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा नाम है वो डॉक्टर ए.के. झा है, डॉक्टर ए.के. झा जी हैं। तीसरा नाम है विश्वनाथ दसौंधी राज है, विश्वनाथ दसौंधी राज है, विश्वनाथ दसौंधी राज है ना। विश्वनाथ दसौंधी राज है। चौथा जो आपका नाम है वो नाम क्या है, प्रमाणिक जी है, श्रीनाथ प्रमाणिक है, श्रीनाथ प्रमाणिक है, श्रीनाथ प्रमाणिक है। पांचवा जो नाम है वो क्या है, श्याम सुंदर महतो, श्याम सुंदर महतो, श्याम सुंदर महतो श्याम। छठा जो नाम है आपका है डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार। सातवां नाम है आपका डॉक्टर बी. एन. हुदार सर भी होंगे, होंगे ही होंगे, है ना। डॉक्टर बी. एन. हुदार सर है, बी. एन. हुदार सर है। आठवां कुमारी शशि है, कुमारी शशि मैडम। और नौवां नाम है दिनेश दिनमणि। इतना नाम है, इसको सबका पढ़ना पड़ेगा, सबका पूरा का पूरा। पहला पानूरी जी
झा जी, दसंधी राज जी, प्रमाणिक जी, श्याम जी, है ना, विनोद विनोद सर, डॉक्टर बीएन हुदार, कुमारी शशि और धीरे सर। ये 9 ठो पढ़ना है, 9 के बारे में जानना पड़ेगा। सबका पूरा जीवन परिचय, सबका रचना, सबका वर्ष के साथ, या जो भी इनके पूरे बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका खोटा जो शिष्ट साहित्य है उसका 3 भाग है, 3 भाग आप देख लिए। सबसे पहले तो आपका पद भाग है। पद भाग में आपको 3 ठो बुक पढ़ना है। गद भाग में 3 ठो बुक पढ़ना है, 3 3 6। और ये आपका समझिए 9 ठो पढ़ना है लेखक कवि का। तो ये पूरा पार्ट है खोटा भाषा का सिलेबस में। ये आपका गद्य साहित्य है। अब इसको विस्तार से पूरा पढ़िए, इसको विस्तार से पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि अपना शुरू कर दीजिए अपना एग्जाम के लिए, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, घंटा पढ़िएगा तो आपको आराम से एग्जाम आते आते हो जाएगा। क्योंकि अभी एक झारखंड में एक परंपरा बन गई है, कुछ मत करो, चुपचाप बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। अचानक एग्जाम का विज्ञापन निकालो, परीक्षा लेके निकल जाओ। बच्चा जो पढ़ पाए पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए। तो ऐसा परंपरा जब ऐसा राज्य में होने लगे तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। कब आके कब हो जाएगा पता नहीं। तो देख लीजिएगा इसको, ये पूरा है। ज़्यादा विस्तार, ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे। जुड़ना चाहते हैं आप तो जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर आपका पता ही है, 9599 624 827। ये मेरा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करें। आपको खुद से लगता है तो खुद से कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए। आपको खुद से लगता है तो खुद से कर लीजिए। आपको लगता है कि थोड़ी समस्या हो रही है या दिक्कत, क्योंकि अब तो खोटा में सब एक से बहादुर बन गए हैं। सीजीएल में इतना लोग खोटा भाषा का टीचर पढ़ाया है कि सब लोग अब थोड़ा सा ज्यादा योग्य हो गए हैं पहले तुलना में। पहले तो दिक्कत था, लेकिन अब ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। फिर भी बहुत सारे जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको लग रहा है कि खुद कर पाएंगे तो कर लीजिए, खुद नहीं कर पाएंगे तो ये एप्लीकेशन है, जोहार रेडियो कैंपस का एप्लीकेशन है। और ये आपका फ़ोन नंबर है 9599624827। ये पहली क्लास थी, पहली क्लास में हम डिस्कशन किए पूरा सिलेबस का। अब हम लोग किसी एक पार्ट को पकड़ेंगे, या तो पकड़ेंगे खोटा भाषा का गद्य साहित्य या खोटा भाषा का पद साहित्य। इसको शुरुआत करेंगे हम लोग, या डिमांड हुआ है तो पहले हम लोग कर लेंगे व्याकरण भी। व्याकरण में खास करके आपका लिंग हो गया, या वचन हो गया, या टेंस हो गया, संज्ञा हो गई, सब करने से भाषा के का पकड़ भी आ जाएगी, ठीक है। तो आशा है कि दरोगा बैच के लिए या दरोगा का जो बच्चे हैं वो अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है। और निकट भविष्य में जब विज्ञापन आएगा तो फिर जोर शोर से पढ़ाई आप कीजिएगा। तो आज के लिए इतनी हम लोग दरोगा खोटा का जो सिलेबस है डिस्कस कर दिए। अब सीधे क्लास होगी, क्लास के साथ साथ एमसीक्यू भी होगा, टेस्ट भी होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही।